आपका ई नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज हम फोकस करेंगे खबरों वाले शेयर्स पर, साथ ही एशियाई बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं और अब बाकी ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं, इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी बाजार के लिहाज से आज एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों से। और इस वक्त संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अच्छा कारोबार कर रहा है, करीब 1.25 अंक ऊपर, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत है। 22,500 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। लेकिन हांगकांग और चीन के बाजार लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो करीब 0.5% नीचे, चीन के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं लेकिन लाल निशान में है। लेकिन एक्शन नजर आ रहा है जापान के बाजारों में, और 40,000 के स्तर के पार जापान के बाजार कारोबार कर रहे हैं और अभी भी 0.5% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी जो संकेत नजर आ रहे हैं वो इस वजह से भी हैं क्योंकि शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट से संकेत काफी मजबूत थे। हालांकि उसका असर हमने शनिवार के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा, क्योंकि उस दिन भी जो भारतीय बाजार थे वो 1.25 घंटे के लिए कारोबार कर रहे थे, तो उसमें भी उसका असर नजर आया। लेकिन आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी और अन्य एशियाई बाजारों से भी संकेत मिल रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1.25% की बढ़त हुई। नैस्डैक 180 अंक चढ़कर रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ और S&P 500 पहली बार 5,100 के ऊपर की क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली है। नैस्डैक और S&P 500 देखेंगे तो पिछले 7 हफ्तों से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, और इसकी वजह यह है कि AI पर जिस तरीके से फोकस है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेगा कैप टेक कंपनियों में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इसमें निविडिया के शेयर में 4% की तेजी देखने को मिली, और पिछले अगर एक साल की बात करें तो 260% ये स्टॉक चल चुका है। वहीं मेटा के शेयरों में भी हमने देखा कि 2% के आसपास की बढ़त थी। इस हफ्ते जॉब ओपनिंग आंकड़े और एम्प्लॉयमेंट सर्वे पर नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों से भी संकेत अच्छे ही हैं, सब हरे निशान में बंद हुए तीनों ही इंडाइसेस। अगर बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो वहां पर भी बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई। 4.1% के पास बॉन्ड यील्ड्स अब आ चुके हैं, और उसका भी सपोर्ट हमने टेक शेयरों में देखा। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी नरमी आई, 104 से गिरकर 103 पर वो कारोबार कर रहे थे। सोने में एक तेजी दिखी और 2 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी नरमी आई, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े नीचे आए हैं, उससे सोने को एक सपोर्ट मिला। कच्चे तेल हालांकि दायरे में कारोबार कर रहा है, $83 के पास स्थिर है। अब बात हो रही है कि मार्च में जो पॉलिसी आने वाली है, अब उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी, और उसके पहले कुछ आंकड़े भी आएंगे, जॉब डेटा भी निकल कर आएंगे, तो उस पर भी बाजार की नजर होगी। और अब पूरी तरह से फोकस शिफ्ट होगा फेड की MPC की बैठक पर। चलिए, ये तो है ग्लोबल बाजार से संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। और एक बार FIs और DIs के आंकड़े देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें। FIs और DIs के आंकड़े अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये शनिवार का आंकड़ा है, इस वजह से आंकड़े आपको थोड़े छोटे भी दिखाई देंगे। 2 मार्च क्योंकि बाजार खुले थे, भारतीय बाजार खुले थे, तो उसमें भी कुछ कारोबार हुए हैं, इस वजह से बहुत ही छोटा आंकड़ा नजर आ रहा है। इससे क्लियर कट संकेत तो हम नहीं ले सकते, लेकिन वो आंकड़े आपको दिखा देते हैं। कैश मार्केट में FIs की 81 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं DIs की बात करें तो वो भी बिकवाली करके गए 44 करोड़ के आसपास की। वहीं इंडेक्स फ्यूचर में 197 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 1312 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। अब इन संकेतों को कैसे देखना चाहिए और आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये एक बार हम समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जिनसे कि हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। क्योंकि अगर शनिवार के सेशन में हम देखें तो काफ़ी अच्छी मजबूती उस दिन भी देखने को मिली। निफ्टी 40 अंक ऊपर बढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी बात करेंगे तो सपाट ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन एक बढ़त के साथ यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली, और रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास ही जिस तरीके से बाजार में एक के बाद एक हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। शुक्रवार का सेशन भी ऐसा ही कुछ था, तो शनिवार वाले दिन भी हमने देखा कि वो बढ़त हल्की कायम थी। हालांकि क्लोजिंग सपाट हुई, लेकिन अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मार्केट एक्सपर्ट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन
अब आपके सामने रखते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट, और ब्रोकरेज की नज़र किन शेयरों और सेक्टर्स पर है, ये जानने के लिए चलते हैं गौरव के पास। आज उनको थोड़ा जल्दी हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। गौरव, बताइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल की, जहाँ पे इक्विरिस ने लॉन्ग रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 160 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि कंपनी कहीं पे एमएसएमई लेंडिंग में है, बैंक बैक्ड है और उसके अलावा फिजिटल मॉडल जो है वो फॉलो करती है, और इसी सब के चलते हुए एसेट ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है और 29% का AUM हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में, और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है फेड बैंक फाइनेंशियल के लिए इक्विरिस की तरफ से। अगली हम बात करते हैं गल्फ ऑयल की, जहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाई रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 1250 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके कुछ सालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टस रहेगा कंपनी का। कॉम्बिनेशन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा है ग्रोथ के लिए कंपनी के, और इसी के चलते हुए हमें केगर ग्रोथ जो है अर्निंग्स में वो 11.4% का देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। और आगे जाके कंपनी का ब्रांडिंग को लेके जो भी एग्रेसिव आउटलुक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन रोल आउट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है अपना बैटरीज और EV फ्लूइड्स में, और इसी सब के चलते हुए एक हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे मानना है ICICI सिक्योरिटीज़ का। अगली बात करते हैं स्टील कंपनीज़ की, जहाँ पे CLSA ने कुछ कंपनीज़ पे टारगेट प्राइस जो है वो चेंज किया है। सो जैसे GSW स्टील की बात करें तो वहाँ पे रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड, सेल रेटिंग पे डाउनग्रेड करने के बाद टारगेट प्राइस भी कट करके 730 रुपीज़ का किया है। टाटा स्टील में भी ये जो रेटिंग सेल पे डाउनग्रेड करने के बाद टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 135 रुपीज़ का किया है, और JSPL पे है अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ा के 840 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके इंडिया में प्रॉफिट फूल जो है स्टील स्पेसिफिकली स्टील सेक्टर में वो कहीं पे माइनस की तरफ ज़्यादा मुड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है स्टील स्टॉक्स का, और इसी में कंसेंसस कहीं पे ये जो वैल्यूएशन है वो कहीं पे उसने कंसिडर नहीं किया है, ऐसे मानना है CLSA का, और इसीलिए हमें ये एक चेंज देखने को मिल रहा है टारगेट प्राइस में। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज में हमारी नज़र बनाए रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो फेड बैंक फाइनेंशियल आज फोकस में रहेगा, खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा गल्फ ऑयल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और टाटा स्टील को डाउनग्रेड कर दिया है। CLSA की रिपोर्ट आई है जिसमें कि टाटा स्टील को डाउनग्रेड किया, JSW स्टील पर भी इनकी कवरेज आई है। तो तमाम स्टील स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं और इन पर भी आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटे सा ब्रेक के लिए हम ओके चलिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट कनेक्ट हो चुके हैं इस बीच, उनसे समझ लेते हैं कि आज बाजार पर उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़े हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? अभी तो मार्केट तो हायर लेवल के ऊपर चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना भी चाहिए। हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए आपका जो लॉन्ग है वो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था 22,300 से लेके 22,280 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग हो। लेकिन अगर आज थोड़ा सा भी गैप ओपनिंग होती है 60 से लेके 40 पॉइंट की, तो वहां पे एक बार के लिए हमें हमारे लॉन्ग्स को कट करके शॉर्ट साइड की पोजीशन हम लोग बना के चल सकते हैं। 22,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम लोग उसको कह सकते हैं। तो 22,600 के स्टॉप लॉस के साथ 22,450 22,460 के लेवल्स के आसपास अगर मिलता है तो एक बार के लिए हम लोग कॉन्ट्रा प्ले करके चल सकते हैं। फिर हमारा जो पहला जो टारगेट होगा, जो मैंने सपोर्ट की तरह बात की, 22,280 वो हो सकता है, और उसके नीचे 22,000 तक एक बार के लिए मार्केट डिप दिखा सकता है। तो वहां पे प्लान आउट करना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 47,000 से लेके 47,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। तो बाजार में जब तक 47,100 47,000 ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान ना करें। हायर लेवल के ऊपर एक बार के लिए रेजिस्टेंस है 47,600 से लेके 47,700, वहां पे जाता है तो एक बार के लिए अपने लॉन्ग्स को कट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये दोनों साइड के लेवल बता दिए। बैंक निफ्टी में 47,100 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर जब तक है तब तक चिंता वाली बात नहीं है और आप लॉन्ग करके चलिए। निफ्टी में भी यही रणनीति अपनाइए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही अभी कुछ समय बाजार टिका हुआ रह सकता है। नितिलेश जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी बताइए।
स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में अगर मुझे दो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, दोनों के दोनों लॉन्ग साइड के ट्रेड होंगे। पहला जो ट्रेड होगा वो जीएसएफ में बाय करके चलना चाहिए। अच्छा खासा कंसोलिडेशन 220 215 ये लेवल के ऊपर आवरली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो 224 से लेके 225 इस रेंज में बाय करके चलना चाहिए। 221 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। पहला जो टारगेट होगा वो 232 के आसपास हम लोग प्लान करेंगे। और दूसरा जो होगा हिंदुस्तान जिंक 310 से लेके 312 इस रेंज में प्लान करना है। 306 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 320 से लेके 325 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जीएसएफसी में तेजी करने की सलाह 232 के लिए, और हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी करने की राय है। 320-325 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नितिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे मॉइल पे। यहाँ पे फरवरी के जो प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन लेवल्स पे देखने मिले हैं, और जो मैंगनीज की प्रोडक्शन हुई है वो 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा इन्फो एज भी फोकस में रहेगा, और ऑफकोर्स विवाद चल रही थी कि गूगल प्ले स्टोर से उनके जो ऐप्स हैं वो उन्हें निकाला गया, और अब जो है कंपनी कह रही है कि उनकी 4 ऐप्स को रीइंस्टेट कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर में। तो एक टाइप से रिवर्सल देखने मिल सकता है स्टॉक में। वही केपीआई ग्रीन एनर्जी ने भी एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 200 मेगावाट का। इंपॉर्टेंटली स्वान एनर्जी फोकस में रहेगा, और हाल ही में न्यूज़ में था कि उनकी इंपॉर्टेंट फंड रेज हुई थी। अब उन्होंने उनकी जो आर्म है उन्होंने पूरी तरह इंटायर जो लोन है और इंटरेस्ट दोनों ही पे कर दिए। लगभग 2200 करोड़ का ये आंकड़ा है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो स्वान एनर्जी के लिए है। वही सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो ऑफकोर्स एनसीआर बेस्ड रियल्टी प्लेयर है, और यहाँ पे वो जो गुरुग्राम में उन्होंने एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और जो सेल हुई है वो लगभग 3600 करोड़ रुपए का है। ये जो है एक बड़ी आंकड़े जो है स्टॉक में देखने मिल सकती है। एसजीवीएन को भी 200 मेगावाट का गुजरात में एक सोलर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है, जिसका वैल्यू आता है 1100 करोड़ रुपए का। और वही अगर एनटीपीसी की बात करें तो 17,200 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट देखने मिल रहा है। यह है सिंगरौली थर्मल प्रोजेक्ट को लेके। तो बहुत सारे ऑर्डर फ्लोज आपको पावर सेगमेंट में देखने मिल रही है, कहीं पे डेट रिडक्शन देखने मिल रहा है, और इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट्स भी फोकस में रहेगा, जहां पे इनको लगभग 400 करोड़ का जो है नए वर्क ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो ये सारे स्टॉक जो हैं आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो आज हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स और काफ़ी सारे मिड कैप कंपनियां आज फोकस में हैं। ज़्यादातर खबरें पॉजिटिव ही आ रही है। मॉइल, इन्फो एज, एसजीवीएन और इसके अलावा केपीआई ग्रीन, स्वान एनर्जी जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, और सिग्नेचर ग्लोबल भी आज आपने रडार पे रखी है। चलिए, ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की। शरद, बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और अपनी राय देने के लिए हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, और सोने में हम देख रहे हैं कि अपने 2 महीने के उच्चतम स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। यहाँ से क्या आप और तेजी देख रहे हैं फेड की बैठक तक, क्योंकि अब मार्च में की शुरुआत में हम देखेंगे कि वहाँ पर भी फोकस रहेगा, तो उसके पहले किस तरह की चाल रह सकती है सोने चांदी की? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली गोल्ड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज किया था। आई थिंक आज इसका एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बट ये वीक काफी इम्पोर्टेंट है। फेड चेयर की जो कांग्रेस में टेस्टिमनी है, वो उसका जो कमेंट्स है वो काफी इम्पोर्टेंट हो गए, जो वेडनेसडे इवनिंग एंड थर्सडे इवनिंग है। तब तक थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करेगा। हालांकि फिर भी जिस हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट में क्लोज हुआ था फ्राइडे का, तो आज बाइंग का रुख रखे 63,480 पे गोल्ड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें। स्टॉप लॉस 63,300 का लगा है, और अपर साइड लग रहा है कि 63,880 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये है लेवल सोने चांदी के लिए। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल आप कैसे देख रहे हैं? तो अब कहीं ना कहीं दायरे में कारोबार कर रहा है, $83 के पास अब स्थिर हो चुका है। यहाँ से किस तरह की चाल एक्सपेक्ट करें और कैसे ट्रेड करें? जरूर से ये जो वीकेंड में न्यूज निकल के आई है कि सऊदी अपना जो प्रोडक्शन कट है वो ये ईयर एंड तक एक्सटेंड करेगा। डिमांड के कंसर्न जरूर से, हालांकि जिस हिसाब से सप्लाई को आर्टिफिशियली ट्राई किया जा रहा है कि ईज हो, तो इस हिसाब से लग रहा है कि प्राइसेस में लगातार जो 82 का रेजिस्टेंस बना था उसके ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। बाइंग का रुख रखे। आई थिंक जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग का क्लोज था वो भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ था। 6580 के करीब आज का मार्च कॉन्ट्रैक्ट बाय करें।
स्टॉप लॉस 6500 के करीब लगाए और अपर साइड लग रहा है कि टारगेट 6720 तक रहेगा। रवि, अब मैं देख रही थी नेशनल गैस में भी आपने कुछ रणनीति शेयर की है, क्या रणनीति होगी और नेशनल गैस की चाल आप कैसे देख रहे हैं? नेचुरल गैस एक बॉटम के करीब है एंड प्राइसेस ने जो 2 वीक पहले लो लगाया था 140 के करीब, वो बॉटम बन चुका है। मेरे हिसाब से जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपको 150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। 8 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करें इसको विद स्टॉप लॉस ऑफ 3। इंट्राडे टारगेट 20 का रहेगा और अगर फ्यूचर की बात करें तो 170 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में पॉसिबल है, तो कॉल ऑप्शन से आप नेचुरल गैस में लॉन्ग रह सकते हैं। कॉल ऑप्शन के जरिए लॉन्ग रहने की सलाह, वैसे तो 2.5% नीचे था, लेकिन यहाँ से 150 का कॉल ऑप्शन में आप रणनीति अपना सकते हैं। 8 रुपए के आसपास मिल रही है, टारगेट होगा 20 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाइए 3 रुपए का। आखिर में रवि, बेस मेटल्स पर भी अपनी सलाह दीजिए, वहां मौके कहाँ दिख रहे हैं आप? बेस मेटल्स में ये वीक में जो चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक है वो काफी इम्पोर्टेंट है और आज से ये बैठक चालू हुई है। पर्टिकुलर मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कुछ स्टिमुलस के रिगार्डिंग पे बात हो सकती है। तो आई थिंक बेस मेटल्स में थोड़ा सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ हो सकती है। कॉपर के मार्च कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें। चाइना का कॉपर का कोरिलेशन काफी स्ट्रांग है, कुछ पे ऐसा निकल के आता है कॉपर एंड जिंक के 2 मेटल्स में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए, बट आज के लिए 726 के करीब कॉपर बाय करें। स्टॉप लॉस लगा 720 का, 738 तक के लेवल की उम्मीद इंट्राडे में करनी चाहिए। थैंक यू रवि, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में आप तेजी करके चल सकते हैं, 726 के आसपास खरीदिए कॉपर को। और इसके अलावा टारगेट जो होगा कॉपर में वो करीब 780 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं कॉपर में। और इसके अलावा नेचुरल गैस में भी तेजी करने की सलाह, माफ कीजिएगा 738 के टारगेट्स आ सकते हैं कॉपर में और स्टॉप लॉस होगा 720 का। नेचुरल गैस में भी आपको रणनीति बताई है, 150 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 8 रुपए के आसपास मिल रहा है और 20 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ पर। जब नीतिश जी से हमारी बात होती थी तो उन्होंने GSFC में खरीदारी करने की सलाह दी थी 232 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 221 का वो सुझा रहे थे। और हिंदुस्तान जिंक भी अच्छा लग रहा था खरीदारी करने के लिए 320 से 325 के टारगेट के लिए। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ पर नज़र डालें तो JM फाइनेंस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कोटक महिंद्रा बैंक, तेजी करने की सलाह होगी 754 767 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1705 का। और इप्का लैब में भी तेजी करने की सलाह है, टारगेट होगा 1237 1251 का और 1184 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। तनीषा एकेडमी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें उन्होंने भी GSFC माफ़ कीजिएगा एडलिटिक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं, 770 के आसपास आप खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस होगा 700 का और टारगेट ये सुझा रहे हैं 850 का। तो ये कुछ कॉल्स हैं जिन पर आप नज़र रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक, इप्का लैब, GSFC, हिंदुस्तान जिंक और मैक्स हेल्थ में तेज़ी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट से। तो हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें तेज़ी करने की ही राय निकल कर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्राइमरी मार्केट पर फोकस करते हैं। और GG केमिकल का IPO कल से खुलने वाला है। IPO के जरिए कंपनी की 251 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें करीब 165 करोड़ का फ्रेश इशू है, 85 करोड़ का OFS है। और IPO से जुटी पूंजी का कहाँ इस्तेमाल होगा और कंपनी की आगे की क्या योजना है, इस पर हमसे खास बातचीत की कंपनी के MD और CEO अनिरुद्ध झुंझुनवाला और डायरेक्टर एंड CFO अनुज झुंझुनवाला ने। आइए आपको सुनवा देते हैं। आप दोनों का स्वागत है शो में। अनुज और अनिरुद्ध, धन्यवाद आपका। अनिरुद्ध, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि किस तरह के केमिकल्स आप बनाते हैं और थोड़ा अपना बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को समझाएं। हमारी कंपनी GG केमिकल्स जिंक ऑक्साइड बनाती है। ये केमिकल है जो जिंक और जिंक स्क्रैप से बनता है। इसकी यूसेज
बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में लगती है। नंबर 1 यूसेज इसकी है रबर और टायर में। एनीथिंग, जो भी पदार्थ अगर रबर से बना हुआ होगा उसमें जिंक ऑक्साइड यूज होना होगा। विदाउट जिंक ऑक्साइड रबर वल्कनाइज नहीं कर सकता है। तो जिंक ऑक्साइड इज अ वेरी बहुत क्रिटिकल आइटम है जो रबर में यूज होता है। रबर एंड टायर के अलावा ये प्रोडक्ट सिरेमिक्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, पेंट्स में भी यूसेज जाती है। नए नए जो इसके यूसेज है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी सेगमेंट में। इसके अलावा ये कुछ जिंक बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स है उसमें भी ये यूज होती है। तो अलग अलग ग्रेड्स अलग अलग एप्लीकेशन में जाती है। और यहाँ भी देखा गया है कि समटाइम्स एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, अगर आप रबर ले तो इवन रबर में एक तरह का जिंक ऑक्साइड सब रबर वालों को नहीं जा सकता है। अलग अलग जो क्षेत्र में लोग हैं, जैसे टायर वाले हैं, टायर वाले भी अलग अलग ग्रेड्स लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज अलग अलग ग्रेड्स लेती है। तो हालांकि हमारा प्रोडक्ट एक कहलाता है जिंक ऑक्साइड, बट अगर आप वैसे देखें तो हम 80 से ज्यादा ग्रेड्स जिंक ऑक्साइड की बनाते हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सो हमारा मॉडल जो है, हम जिंक या जिंक ड्रॉस खरीदते हैं, उसे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स को देते हैं। हमारी प्लांट्स जो है कलकत्ते में है और आंध्र प्रदेश में है, नायडूपेटा वाले जगह में। राइट। अनुज, आपके इस कारोबार में मार्जिन्स किस तरह के हैं और पिछले 3-4 साल में आपकी कंपनी ने किस तरह का कारोबार ग्रो किया है? अगर आप देखोगे कि 2021 से लेके 2023 के बीच में हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ है। नंबर 1, हमारी EBITDA मार्जिन्स करीब 10 से 11% के रेंज में रहती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि हम जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड है उसमें हमारे को GMP लाइसेंस अभी हाल फिलहाल में ही मिला है, उसका शेयर बढ़ेगा। और जैसा कि मिस्टर अनिरुद्ध ने कहा कि जो स्पेशलिटी ग्रेड्स है जो हम आज के दिन ज़्यादा बेचने लगे, जो बैटरी एप्लीकेशन है, जो हाई एंड एप्लीकेशन है, उसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो ओवरऑल मार्जिन मिक्स भी बढ़ेगी। इसके साथ हम कुछ नए प्रोडक्ट्स में भी गए हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट, और हम आगे जाके भी 1-2 और प्रोडक्ट जिसमें जाने वाले हैं उसमें भी मार्जिन बेटर है। सो हम आशा करते हैं कि अगले 3 साल में हमारी जो ग्रोथ पिछले 3 साल में रही थी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम नए ज्योग्राफीज में भी जा रहे हैं। हम गुजरात में एक प्लांट लगा रहे हैं, हम साउथ ईस्ट एशिया में एक प्लांट लगा रहे हैं, और हम कुछ 1-2 नए प्रोडक्ट सेंटर्स में भी जा रहे हैं। तो इसको लेके हम आशा करते हैं कि हमारी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 साल से ज़्यादा रहेगी, और उसके साथ साथ हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। जनरली कंपनी, अनिरुद्ध, किस तरह के रेवेन्यूज के ऊपर टारगेट कर रही है? मैं बहुत नियर टर्म आउटलुक नहीं ले रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2 से 3 साल किस तरह के रेवेन्यूज आ सकते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि 10 से 12% मार्जिन रहेगा, लेकिन रेवेन्यू नंबर क्या बन सकता है? सो अगर आप देखो कि लास्ट 3 साल में हमारा ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हुआ है 21 से लेके 23 के बीच में। वी वुड एक्सपेक्ट दैट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ इससे कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम इससे ज्यादा की ही ट्राई करेंगे, क्योंकि हम 2 नए ज्योग्राफी में भी हम प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए उस वो सब ज्योग्राफी में जो मार्केट शेयर गेन रहेगा, बिकॉज हम बहुत छोटे बेस से स्टार्ट करें वो सब ज्योग्राफी में, वो सब एप्लीकेशंस में। सो द ग्रोथ विल बी मोर इन दोज एरियाज। अनिरुद्ध, आपके बड़े क्लाइंट्स कौन हैं ये भी बताएं, और ये जो पैसा कंपनी में आ रहा है ये पब्लिक इशू में, ये फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, ये भी बताएं, इसका उपयोग कैसे होगा? सो एज फार एज हमारे कस्टमर्स कंसर्न्ड है, ये सारे बड़े बड़े नाम जो आप टायर क्षेत्र में देखेंगे, कोई भी वी बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में देखेंगे, आप कॉस्मेटिक सेगमेंट में देखेंगे, जो भी आज के दिन जो बड़े बड़े प्लेयर है, जो फार्मास्यूटिकल्स के हैं, बैटरी बनाने वाले हुए, फिर आपके पेंट्स बनाने वाले हुए, ये सारे, इनमें जो भी मल्टीनेशनल्स हो, हमारे देश के जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो सब हमारे कस्टमर्स है। इनफैक्ट टायर सेक्टर में तो इंडिया में जो टॉप 11 टायर मैन्युफैक्चरर्स है वो सब के सब हमारे कस्टमर्स है। और इवन अब अगर आप विश्व स्केल में देखेंगे तो विश्व की टॉप 10 टायर कंपनीज में 9 कंपनियां हमारे कंपनी अप्रूव्ड है वहां, और सप्लाई भी करते हैं मटेरियल। सो दिस इज द कस्टमर मिक्स ऑफ आवर कंपनी, एंड वी केटर बेसिकली टू सारे मल्टीनेशनल, सारे बड़े बड़े नाम जो एक एक क्षेत्र में, उनके यहाँ हमारी अप्रूवल्स है और हम उनका सर्विस करते हैं उस सब सेक्टर्स को।